सो हेलो पीपल, दिस योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज और वी कैन से वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्विक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जो भी रेलेवेंट कंसेप्ट है वो रेलेवेंट कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने अराउंड 4 क्वेश्चन करे थे, ठीक है। 4 क्वेश्चन हमने करे वो डेप्ट इक्विटी कंपोनेंट के, और अब हम जो है कुछ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब बात आती है टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो जो है 3 तरीके से जो है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके मेथड है, तीन मेथड से आप जो है इसकी अकाउंटिंग करते हो, ठीक है। 3 मेथड से जो इसकी अकाउंटिंग होती है। अब अकाउंटिंग ट्रेड डेट पे भी हो सकती है, सेटलमेंट डेट पे भी होगी, तो वो चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सब हम पढ़ेंगे 2 पेज के नोट से। इस 2 पेज के नोट्स को हम पढ़ के अब अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन इसके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो 3 मेथड है, अमोर्टाइजेशन, FVTPL और FVT OCI। अमोर्टाइजेशन मेथड से अकाउंटिंग होती है, FVT मतलब फेयर वैल्यू थ्रू PNL और फेयर वैल्यू थ्रू OCI। सेकंड और थर्ड मेथड में सिर्फ अकाउंट्स का फर्क है, सिर्फ अकाउंट का फर्क है कि PNL अकाउंट ओपन होता है, इधर OCI अकाउंट ओपन हो जाता है, और दोनों में फेयर वैल्यू है। अमोर्टाइजेशन में सिर्फ अमोर्टाइजेशन मेथड है, वो सिर्फ नॉर्मल मेथड है, जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं वैसे नॉर्मल अकाउंटिंग होती है। अमोर्टाइजेशन में कुछ फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। पर हाँ, FVTPL और FVT OCI में रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट होता है, और साथ ही साथ वो रिवैल्यूएशन जो भी हो रहा है उसको वो तो गेन है ना हमारा, तो हम उसको PNL और OCI में ट्रांसफ़र करते हैं। अमोर्टाइजेशन में फेयर वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तीनों मेथड से जो अकाउंटिंग होती है 2 डेट पे होती है, एक तो ट्रेड डेट पे होती है और एक सेटलमेंट डेट पे होती है, ठीक है। तो वो हमको क्वेश्चन में देके रखेंगे कि ट्रेड डेट पे होती है, सेटलमेंट डेट पे होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चन करेंगे। अब कुछ छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे असेट और लाइबिलिटी के जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लोन है तो लोन प्रोसेसिंग फीस है, असेट परचेस करें तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, तो ये भी जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है वो अमोर्टाइजेशन में, तो जैसे पहला मेथड जो 1 2 3 है इसको ही 1 2 3 इधर लिया है। अमोर्टाइजेशन मेथड में अगर हम बात करें तो अमोर्टाइजेशन मेथड में तो इसको असेट का ही पार्ट बना देते हैं। जैसे कि कोई सा एक्सपेंडिचर है, आपने एक्सपेंडिचर पे करा और एक्सपेंडिचर वो कैपिटल असेट का ही पार्ट है, तो कैपिटल असेट में ऐड कर देंगे। आप पहले पे करो, पेमेंट की एंट्री कर दो, कैपिटल असेट में उसको ट्रांसफ़र कर दो, फिनेंशियल असेट में उसको ऐड कर दो, ठीक है। तब उसको ऐड कर दो, तो पहले में तो पार्ट हो जाता है, पर सेकंड और थर्ड में पार्ट नहीं बनाते। अब असेट का पार्ट नहीं बनाते मतलब क्या है, वो एक्सपेंडिचर है, फिर उनके लिए वो एक्सपेंडिचर है, तो सेकंड में तो PNL में ले जाएंगे और थर्ड में उसको OCI में ले जाएंगे, ये है। और फिर ईयर एंड रिवैल्यूएशन की बात करें तो आप हर साल असेसमेंट करते हो, ईयर एंड रिवैल्यूएशन होता है, तो रिवैल्यूएशन अमोर्टाइजेशन में तो कुछ नहीं होता, पर हाँ इधर रिवैल्यूएशन को इतना जोर दिया जाता है, और वही बात है कि इसको PNL और OCI में ट्रांसफ़र किया जाता है। कायदे से देखा जाए तो इधर जो राइट रॉन्ग और रॉन्ग है इसको असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। असेट में ऐड होगा नहीं होगा नहीं होगा, और ट्रांसफ़र होगा PNL OCI में। इधर PNL के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि PNL में नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये तो बोल रहे ये दोनों जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा ईयर एंड रिवैल्यूएशन है, तो ये जाएगा और ये PNL और OCI में जाएगा अकॉर्डिंगली। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि असेट का पार्ट और लाइबिलिटी का पार्ट है, इस पर आपको स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन 10 और इलस्ट्रेशन 12 मिलेगा, वो भी हम सॉल्व करेंगे। उससे हमको समझ में आएगा कि जो एक्सपेंडिचर है और जो भी इनकम है ड्यू टू जनरली असेट का पार्ट होता है, पर जब हम FVTPL या FVT OCI से कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें यही एक्सपेंडिचर जो है पार्ट नहीं होता है असेट का, और ऐसे केस में लाइबिलिटी ये PNL में चले जाता है। चलो अब PNL और OCI में चले जाते हैं, ठीक है, ये तो अब हमने देख लिया है। अब बात आती है कि OCI का बैलेंस जो होता है ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ये लॉन्ग टर्म अप्रोच से बनाई जाती है। देखो एक तो होता है कि डिफरेंस जो भी हुआ हमने PNL अकाउंट में डाल दिया, OCI थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अप्रोच पे चलता है, मीन्स की डिफरेंस है पहले OCI अकाउंट में जाएगा, OCI पर्टिकुलर एसेट है उसका डिफरेंस जो है OCI अकाउंट में जाएगा। जैसे पूरा पर्टिकुलर एसेट है उसमें कोई भी रिवैल्यूएशन गेन लॉस जो भी हो रहा है उसको हमने OCI अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब एसेट बिकेगा तो जो OCI का अमाउंट है वो फेयर वैल्यू रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं PNL में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वैसे तो यही बोलता है कि OCI PNL में ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर इसको फेयर वैल्यू रिजर्व बोला गया है। इलस्ट्रेशन में एक स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन है, उसमें इसको फेयर वैल्यू रिजर्व बोला गया है। तो हम ध्यान रखेंगे कि फेयर वैल्यू रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो एक वो फेयर वैल्यू रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। और एंट्रीज जो हमको करनी पड़ती है, तो हमने जैसे भी रिवैल्यूएशन करा तो रिवैल्यूएशन की एंट्री कर रहे हैं, जो भी असेट में जो भी फ्लक्चुएशन उसकी एंट्री कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उसको बुक करोगे, जैसे कि फ्लक्चुएशन करोगे फाइनेंशियल एसेट में,
अब रिवैल्यूएशन तो असेट तो फिनेंशियल असेट में हुआ है, तो फिनेंशियल असेट आपका ऊपर नीचे होगा, फ्लक्चुएशन होगा, और साथ ही साथ फिर वो अब फ्लक्चुएशन हुआ, जैसे कि ऊपर गया रिवैल्यूएशन अपवर्ड है तो फिनेंशियल असेट बढ़ा। अब वही जो है हमारा जो गेन है वो हम पीएनएल में भी ले जाएंगे। तो पहले आपने फ्लक्चुएट करा असेट में, फिर अंदर आपने उसको ट्रांसफ़र करा पीएनएल में ट्रांसफ़र करोगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, कैपिटल साइड बढ़ जाएगी आपकी। तो ऐसे में डबल इफेक्ट जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं स्टडी मटेरियल में डायरेक्ट एंट्री करके रख दी है कि फ्लक्चुएशन को पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो फिर ठीक है, अब अपनी पहले से ही आदत है हमारी कि हम पहले ड्यू की एंट्री करते हैं, पहले बुक करते हैं, फिर ट्रांसफ़र करते हैं, तो बेटर है कि वैसी एंट्री करो, ठीक है। तो क्या डिसाइड हो गया, क्या पढ़ा हमने? अमोर्टाइजेशन 3 मेथड होती है, अमोर्टाइजेशन एफवीटीपीएल, एफवीटीओसीआई। एफवीटीपीएल एफवीटीओसीआई जो होता है वो फेयर वैल्यू पे चलता है, और इस पे जो है फेयर वैल्यू पे चलता है, और इसमें रिवैल्यूएशन करा जाता है। जो भी इनकम होती है वो इधर पीएनएल और ओसीआई में जाती है, दोनों में डिफरेंस तो यही है। और एक्सपेंसेस का पार्ट, एक्सपेंसेस जो है असेट लायबिलिटी का पार्ट अमोर्टाइजेशन में तो उसको जोड़ देता है, तो आपने एक्सपेंडिचर पहले पे करो, उसको फिर खर्चे में जोड़ दो। पर यही एफवीटीपीएल और एफवीटीओसीआई में असेट का पार्ट नहीं है, उसको डायरेक्ट पीएनएल और ओसीआई में जाएगा, ये इनके लिए सिर्फ खर्चा है। यही बात करी, फिर एंट्री की बात करी कि आप जब भी रिवैल्यूएशन की बात कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन भी जो है अमोर्टाइजेशन में तो होता ही नहीं है, उसमें रिवैल्यूएशन की तो बात ही नहीं आती। तो एफवीटीपीएल और एफवीटीओसीआई तो भैया नाम से ही है फेयर वैल्यू, तो उधर तो रिवैल्यूएशन होगा, पीएनएल ओसीआई में चले जाएगा। एंट्रीज जो है तो अभी हमने बात कर ही ली है कि एंट्रीज जो है तो फ्लक्चुएशन फिनेंशियल एसेट का, ठीक है। तो एंट्रीज जो होती है तो फ्लक्चुएशन फिनेंशियल एसेट में हम पहले दिखाएंगे, और फिर वो जो है पर्टिकुलर फ्लक्चुएशन उसको ट्रांसफ़र कर देंगे पीएनएल। चलो, अब ट्रेड ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट डेट अभी हमने बात करी थी कि 2 डेट होती है, 2 डेट पे ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रेड डेट बोलते हैं, ट्रांजैक्शन डेट बोलते हैं, एक सेटलमेंट डेट बोलते हैं, या तो हम बोलते थे एग्रीमेंट, इसको एग्रीमेंट डेट भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एग्रीमेंट डेट भी बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारा सेटलमेंट डेट होता है। अब बात आती है कि दोनों डेट पे 3 मेथड से कैलकुलेशन हो रहा है, तो 3 मेथड ये कैलकुलेशन है, 2 डेट पे कैलकुलेशन। सबसे पहले ट्रेड डेट पे हम चलते हैं। देखो 2 तरीके से इसको करेंगे, पहले हम मेथड ओरिएंटेड चलेंगे कि एक मेथड को पकड़ेंगे और दोनों डेट पे क्या क्या अकाउंटिंग होती है वो समझेंगे। दूसरे मेथड को देखेंगे, दोनों मेथड में क्या अकाउंटिंग होती है, दोनों ट्रांजैक्शन डेट पे क्या अकाउंटिंग होती है। और एक होता है ओसीआई हमारा, कि ओसीआई को पकड़ा हमने, मेथड को पकड़ा और दोनों डेट पे कैसी अकाउंटिंग हुई। एक तरीका हम ऐसे पढ़ेंगे, और एक कैसे पढ़ेंगे कि भैया ट्रेड और ट्रांजैक्शन डेट पे इस डेट पे इस मेथड में कैसी अकाउंटिंग होगी, ट्रेड ट्रांजैक्शन डेट पे इस मेथड में कैसी अकाउंटिंग होगी, और ट्रेड ट्रांजैक्शन डेट में इस मेथड में कैसी अकाउंटिंग होगी। तो ऐसा क्रॉस करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। यही हम सेटलमेंट डेट पे भी पढ़ेंगे कि सेटलमेंट डेट जो है इस मेथड में अकाउंटिंग कैसे होगी, सेटलमेंट डेट पर इस मेथड में कैसी अकाउंटिंग होगी, ठीक है। और इस पर फिर हम क्वेश्चन करेंगे, इस पर तो अच्छे खासे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो 2 तरीके से क्वेश्चन करना, समझना, क्वेश्चन जो भी आप करो समझो, वो दोनों तरीके से आपको समझना है। एंड देन फिर जो है आप उसको मेथड वाइज समझना है कि मेथड वाइज करना है कि अकाउंट वाइज करना है, ठीक है। आपको मेथड वाइज सॉल्व करना है, अकाउंट वाइज सॉल्व करना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, फिर डिसाइड करना क्या करना है। तो आप 2 तरीके से क्वेश्चन को समझना करना, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसको हम दोनों तरीके से समझेंगे, ठीक है। जैसा भी आपको याद हो वैसा एग्ज़ाम में परफॉर्म करने का, ठीक है। अब आती है बात अमोर्टाइजेशन मेथड। अमोर्टाइजेशन मेथड में अपन ने यही बात करी कि एक्सपेंसेस को तो असेट में जोड़ देते हो, फेयर वैल्यू की तो कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन डेट होता है, एक रिवैल्यूएशन डेट होता है ईयर एंड पे जो करते हैं, और एक सेटलमेंट डेट होता है। तो ट्रांजैक्शन डेट पे आपने ट्रांजैक्शन बुक कर लिया, सेटलमेंट डेट पे आपने सेटल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट, ट्रांजैक्शन डेट पे आपने असेट बुक कर ली, सेटलमेंट डेट पे सेटलमेंट कर दिया, ठीक है। तो पेमेंट डेट पे आपने पेमेंट कर दिया, तो आपने ट्रांजैक्शन बुक करा और फिर पेमेंट डेट पे पेमेंट कर दिया। अब यही जब सेटलमेंट वाली बात चलती है तो आप पेमेंट सेटलमेंट डेट पे करेंगे। तो ट्रांजैक्शन डेट पे कोई असेट रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत ही नहीं, काम ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट सेटलमेंट डेट पे सेटल करो, ख़त्म करो, ठीक है ना। ऐसा चलता है एक तो। दूसरा तरीका एफवीटीपीएल, ट्रांजैक्शन डेट पे असेट एफवीटीपीएल। अब ट्रेड डेट पे क्या चलेगा, तो अब अमोर्टाइजेशन में तो ऐसा चल रहा था कि ट्रांजैक्शन के दौरान ट्रांजैक्शन है और सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट है, बीच में रिवैल्यूएशन नहीं पड़ी जाए तो रिवैल्यूएशन आ जाएगा ना।
तो इसलिए एक नई चीज़ आ जाएगी, ट्रांजैक्शन के दौरान ट्रांजैक्शन है, सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट है, मतलब पेमेंट के दौरान पेमेंट है, और बीच में रिवैल्यूएशन आ गया। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन तो होगा ही होगा। ये हो गया हमारा ट्रेड डेट। यही सेटलमेंट डेट की बात करें तो अमोर्टाइजेशन जब सेटलमेंट डेट से होता है, तो अमोर्टाइजेशन जब सेटलमेंट डेट से होता है तो हम क्या बोलते हैं कि यार ट्रांजैक्शन की तो बुक करने की ज़रूरत नहीं है और रिवैल्यूएशन तो होता नहीं है। तो ऐसे केस में डायरेक्ट ये तो करने की ज़रूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन होता नहीं है, तो सेटलमेंट डेट पे ही डायरेक्ट सेटल कर दो। पर FVTPL जो है हमारा, उसमें भी ट्रांजैक्शन डेट पे तो कुछ नहीं होगा, पर अब फेयर वैल्यू है तो रिवैल्यूएशन तो होगा, अपने नाम को जो जस्टिफाई करेगा। तो असेट बुक नहीं करना है, कम से कम फेयर वैल्यू का चेंज तो बुक कर लो। फेयर वैल्यू के चेंज को तो P&L में ले जाओ, तो वो चेंज, वो पर्टिकुलर जो चेंज है वो असेट अकाउंट बुक नहीं होगा, पर उसका चेंज वो P&L में जाएगा। और बाद में जो है, बाद में असेट तो बुक होनी है, पर असेट इधर जो बुक होगी वो फेयर वैल्यू पे होगी, क्योंकि नाम भी फेयर वैल्यू है, तो असेट फेयर वैल्यू पे बुक होगी। अब यही बात आती है FVT OCI में भी, कि अब अमोर्टाइजेशन में तो हम बाकायदा हम रिवैल्यूएशन करते ही नहीं थे, तो इधर तो रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, और बाकी तो सब सेम है। इसमें रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, इसमें रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। पर जब आती बात सेटलमेंट की, तो सेटलमेंट डेट पे अमोर्टाइजेशन मेथड में तो हम डायरेक्ट ले जाते हैं सेटलमेंट पे। P&L में ऐसा होता है कि जो चेंज है वो P&L में चले जाता है, बाकी फेयर वैल्यू जो है हमारा उस पर रिकॉर्ड होता है। तो इसमें भी यही है, चेंज जाएगा P&L में, चेंज जाएगा P&L में, और P&L की जगह OCI में जाएगा इधर चेंज, और बाकी जो है फेयर वैल्यू पे तो बुक करना ही है, क्योंकि नाम को जस्टिफाई करना है। तो भैया FVT OCI है, तो इस तरीके से बातचीत चलेगी। पॉइंट ये है कि जब इधर पेमेंट होता है ट्रांजैक्शन डेट पे, जो भी ये पेमेंट ट्रेड डेट अकाउंटिंग पे जो पेमेंट होता है वो फेयर वैल्यू पे नहीं है। ठीक है, उधर फेयर वैल्यू मत डाल देना, फेयर वैल्यू से सेटलमेंट डेट पे आएगा। ठीक है, फेयर वैल्यू पे इधर इसलिए भी नहीं है क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट रिवैल्यूएशन को भी असेट में ही ट्रांसफ़र कर दिया ना, रिवैल्यूएशन को भी असेट में ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर पेमेंट तो नॉर्मल तरीके से कर लो, क्योंकि रिवैल्यूएशन से तो असेट बढ़ चुका है ना। जब आप असेट को परचेस करने के लिए पेमेंट कर ले हो, रिवैल्यूएशन पहले से बढ़ा के रखा है, तो असेट का अमाउंट तो वैसे ही बढ़ा हुआ ही है, आपको सिर्फ पे करना है। ठीक है, तो जितनी की बनती है असेट की, उतना का असेट आप पे कर दो। सेटलमेंट डेट पे है कि आप फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉग्नाइज करोगे, तो ऐसा है। पर इधर ऐसा नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हमने वैसे भी असेट में दे दिया है, और रिवैल्यूएशन वैसे भी नोशनल होता है। पेमेंट तो 1000 ही जाएगा, रिवैल्यूएशन वैसे भी नोशनल होता है, अनलेस एंड अनटिल अगर आप बेच ही नहीं रहे हो तो जो है हमने जो करा है, समझा है, वो इस तरीके से ईजी तरीके से हमने अब देख लिया है। तो वही है, अगर मैं आपको रिवाइज़ कराऊँ, 3 टेक्निक थी। FVTPL में FV पे जोर दे देने का थोड़ा सा, और FVT पे जोर दे रहे हो तो रिवैल्यूएशन पे भी थोड़ा सा जोर देने का। एक्सपेंसेस जो होते हैं FVTPL में कोई पार्ट वार्ट नहीं होता, P&L में जाता है। रिवैल्यूएशन भी FVTPL में होता है। ठीक है, ये सब P&L और OCI में जाता है। तो एक ही थाली के चट्टे वट्टे है, अकाउंट चेंज है बस। और बुक करनी है आपको फाइनेंशियल एसेट का फ्लक्चुएशन, और देन उसको P&L और OCI या तुमको जिधर ले जाना ले जाओ। पर रिवैल्यूएशन की बात सिर्फ FVTPL और FVT OCI में आएगा, अमोर्टाइजेशन में तो बिल्कुल नहीं आने वाला। तो ठीक है, अब जब आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो पहले से आपने असेट बढ़ाया है, तो जब आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट के दौरान तो भाई सिर्फ जो जितना नॉमिनल बनता है, इतना का परचेस कराया हो उतना पेमेंट कर दो। सेटलमेंट में उल्टा है, सेटलमेंट में तो असेट का अकाउंट ही ओपन नहीं होता, इधर तो असेट का अकाउंट ओपन हो जाता है तो रिवैल्यूएशन ट्रांसफर हो जाता है, इधर तो सिर्फ चेंज को P&L में ले जाते हैं, असेट का अकाउंट ही ओपन नहीं करते। तो ऐसे केस में फिर एंड में तो फेयर वैल्यू पे बुक करना पड़ेगा। अब सबका सब असेट में भी तो ट्रांसफ़र करना है ना, ऐसा तो नहीं था इधर तो थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर रहा है, थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर, इधर तो कुछ ट्रांसफ़र ही नहीं किया, तो डायरेक्ट का डायरेक्ट पूरा का पूरा फेयर वैल्यू फिर ट्रांसफ़र करो असेट अकाउंट में। यही सेटलमेंट डेट का यही है नाटक। तो सेटलमेंट डेट में 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो चेंज रिकॉर्ड चेंज, और जो है फेयर वैल्यू पे बुक करने का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने चीज़ों को समझा। अब इसके बेसिस पे हम ना कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसको ही वैसे ही समझते हैं जैसे हमने नोट्स को पढ़ा। ठीक है, कुछ अलग तरीका नहीं रहेगा, तो क्या है कि वो रिलेटेबिलिटी बनेगी। क्या चलो यार, हाँ जैसे हमने पढ़ा था वैसे के वैसे ही थॉट प्रोसेस से हमने क्वेश्चन भी करे। चलो जब आते हैं क्वेश्चन पे, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आए हैं हम। जो भी करते जाएंगे टिक मार्क करते जाएंगे, फिर बचे हुए क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, इलस्ट्रेशन 6, लेटर से 30 मार्च 15 एन एंटिटी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट में एंटर हो गया, ये हो गया अपना ट्रेड डेट।
ट्रेड डेट वाला हो गया है हमारा, ठीक है ना। तो ट्रेड डेट अकाउंटिंग आ सकती है क्योंकि हमने इसमें जो है एग्रीमेंट में हम एंटर हो गए। तो एंटिटी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट 100 विच इज़ द फेयर वैल्यू ऑन दैट डेट, ठीक है। फिर एक बैलेंस शीट डेट आती है, बैलेंस शीट डेट पे क्या रिवैल्यूएशन हुआ, अच्छा बैलेंस शीट डेट पे फेयर वैल्यू 102 हो गई, हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी अमोर्टाइजेशन में तो कोई लेना देना नहीं है, बट अब देखो ये है 31 मार्च 2015 को तो जो है वो एक ही दिन में 2 रुपये बढ़ गई। सेटलमेंट डेट जो हमारी 2 अप्रैल 15 है और 103 हो गई। नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन द ट्रेड डेट एंड सेटलमेंट डेट। अब ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट पे हमको नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है व्हेन द असेट इज एक्वायर्ड इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। जब असेट को मेजर करें अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ जाओ, इसको अब डिफरेंस पे आ जाते हैं। ओके तो ठीक है, करें क्वेश्चन। ट्रेड डेट, चलो याद करो ट्रेड डेट को क्या पढ़ा था हमने अमोर्टाइजेशन में, हम तो मेथड के हिसाब से चल रहे, ठीक है। अब अमोर्टाइजेशन मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि यार ट्रेड डेट पे जो अकाउंटिंग होगी वो तो ऐसी होगी कि भाई रिवैल्यूएशन तो होगा नहीं, और हमने जो है एग्रीमेंट के डेट पे एंट्री बुक कर लो, रिवैल्यूएशन होगा नहीं, पेमेंट की डेट पे एंट्री बुक कर लो, यही है, ठीक है। चलो ये करते हैं। तो कितने से बुक करें, 100 से, ठीक है। असेट अकाउंट वैसे भी ओपन करना ही है, ए लिखा हुआ है ना, असेट अकाउंट उधर ही ओपन हो जाएगा। तो फिनेंशियल एसेट टू पेबल जब हमारा होगा ट्रांजेक्शन डेट, रिवैल्यूएशन कुछ होता नहीं तो नो एंट्री, फिर हम उसका पेमेंट कर देते हैं पेबल टू कैश। ये ट्रेड डेट की अकाउंटिंग हो गई। सेटलमेंट डेट की बात आ रही तो डायरेक्ट सेटलमेंट भी जाओ ना अकाउंटिंग करने के लिए, तो कोई एंट्री होगी नहीं 30 और 31 की, डायरेक्ट फिनेंशियल एसेट टू कैश, ठीक है। तो डायरेक्ट असेट ही तुम तब खोलो ना, अपना खाता ही असेट का तब खोलो, फिनेंशियल एसेट टू कैश। पेबल टू कैश की तो बात ही नहीं आती क्योंकि अभी सेटलमेंट डेट तो कैश बेसिस पे चल रहा है, तो पेबल की कैसे बात आएगी। तो इसी तरीके से लिख दे इधर कैश बेसिस, तो कैश बेसिस भी चल रहा है तो पेबल डिसेबल की बात नहीं आएगी। चलो ठीक है, हो गया अपना। आती फिर हमारी बात कि दूसरा आता है हमारा ये जो ट्रेड डेट की अकाउंटिंग हो गई, सेटलमेंट डेट पे भी अपन ने अकाउंटिंग कर दी। अब FVTPL अगर अपन करें तो FVTPL करते हैं, तो FVTPL पे ट्रेड डेट पे तो वही है, इसमें चेंज क्या है, नया चेंज ये है कि रिवैल्यूएशन आ रहा है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन आ रहा है तो रिवैल्यूएशन चले जाते हैं इनका PNL में, ठीक है। अब देखते क्या कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन जाएगा इनका PNL में। तो देखो दो तरीके, एसेट को बढ़ाओ रिवैल्यूएशन गेन से और फिर रिवैल्यूएशन गेन को PNL में ले जाओ, ठीक है। यही कर रहे हैं अपन, समझते हैं। तो ट्रेड डेट अकाउंटिंग है तो जो एक नॉर्मल एंट्री है वो एक नॉर्मल एंट्री समझ लेते हैं कि परचेस तो कर रहे हैं हम, तो फिर पेबल हो गया और पेमेंट भी कर दिया 2-4 को, पेबल टू कैश। और ट्रेड डेट है तो इधर ड्यू व्यू तो पेबल वेबल तो होगा, कोई कैश बेसिस तो है नहीं। बीच में आता है रिवैल्यूएशन जहाँ पे 100 का 102 हो गया, 31/3 को 102 हो गया, 2/4 को भी 103 हो गया। तो जब 31/3 को 102 हुआ तो फिनेंशियल एसेट टू रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन गेन टू PNL ऐसे ले जाओ। फिर एक और आता है फिनेंशियल एसेट टू रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन गेन टू PNL। तो इसको वैसे पढ़ लेते हैं, वैसा कर लेते हैं तो ईजी हो जाएगा। और ईजी क्या हो जाएगा हमको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये हमने जो है इसका प्रॉपर इसका कर दिया कि फिनेंशियल एसेट टू रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन गेन टू PNL। और इसको हम कॉपी भी कर लेते हैं क्योंकि ये OCI में भी ऐसा हो सकता है कि बुक और ट्रांसफ़र की एंट्री ऐसे नहीं दिखाई होगी, ठीक है। तो उधर भी हमको करना पड़ेगा, उधर PNL की जगह हमको OCI करना पड़ेगा। चलो अब ये आती है हमारी, वो तो हमारे डेट हो गया हमारा नॉर्मल। अब सेटलमेंट डेट है, सेटलमेंट डेट पे तो ट्रेड डेट पे तो अकाउंट्स बुक ही नहीं होता है, डायरेक्ट कैश बेसिस पे होता है जो होता है। सेटलमेंट जब होगा तभी अकाउंट्स बुक होगा, तभी सभी अकाउंट का तभी असेट का बुकिंग होगी। तो बीच में जो रिवैल्यूएशन आ रहा है वो रिवैल्यूएशन को हम क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू चेंज। तो यही हमने पढ़ा था, असेट अकाउंट नहीं खुलेगा और चेंज बुक कर लेंगे, फेयर वैल्यू चेंज किधर ले जाएंगे, उसको PNL में ले जाएंगे, ठीक है। तो फेयर वैल्यू चेंज टू रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन गेन टू PNL ये ले जा सकते हैं, ठीक है। तो फेयर वैल्यू चेंज टू PNL, फेयर वैल्यू चेंज टू PNL, डायरेक्ट PNL में ले गए, ठीक है। ये हो गया हमारा। या तो उसको वैसे भी कर सकते हैं, फेयर वैल्यू चेंज टू रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन गेन टू PNL। और अब ये तो हो गया हमारा। अब जब आती है कि सेटलमेंट डेट पे है, फेयर वैल्यू है, तो फेयर वैल्यू पे तो बुकिंग होगी। आपने जो है फेयर वैल्यू चेंज होता है आपने PNL में ले गए, तो असेट में भी तो ऐड करो
तो जब पेमेंट होगा तो फेयर वैल्यू से पेमेंट हो जाएगा, 103 के भाव से पेमेंट जो होगा वो फिनेंशियल एसेट 103 के भाव से बुक होगा, और टू कैश होगा हमारा जो 1000 है 100 है, और हमारा फेयर वैल्यू चेंज है वो 3 रुपये है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का यही है कि आप पहले असेट और लायबिलिटी में जो आपको ट्रीटमेंट करना है करो, उसको फिर पीएनएल में भी ट्रांसफ़र करो। तो इधर भी ऐसे ही था कि इसने पहले पीएनएल में ले गए और फिर असेट और लायबिलिटी में भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तभी जाके डुअल इफेक्ट होगा। ठीक है, अब आ जाता है FVTOCI में, क्या है वो भी ईजी है। क्या करेंगे हम, ट्रेड डेट पे तो वही अकाउंटिंग है जैसे ही इसकी थी अपनी पीएनएल की थी, कि यार स्टार्टिंग में तो हमने फिनेंशियल एसेट टू पेबल बुक कर लिया और फिर हमने पेबल टू कैश बुक कर लिया, तो हमने नॉर्मल एंट्री हो गई। पर जो वैल्यूएशन है तो ट्रेड डेट में तो क्या होता है कि रीवैल्यूएशन का तो नहीं तो असेट का अकाउंट ही खुल जाता है। असेट का अकाउंट तो पहले ही दिन से खुल गया था, तो रीवैल्यूएशन को हमने उधर ही ले गए, फेयर वैल्यू चेंज में ले ही नहीं गए, तो फिनेंशियल एसेट टू OCI और फिनेंशियल एसेट टू OCI कर दिया। अब बात आती है सेटलमेंट डेट की, तो ठीक है सेटलमेंट डेट का वही है कि फेयर वैल्यू चेंज टू OCI हो जाएगा, 30 की तो कोई एंट्री नहीं होगी, फेयर वैल्यू चेंज टू OCI हो जाएगा, और बाद में जो है अपना जो हमारा अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग हमारी जो होगी वो 103 के भाव पे होगी। तो 103 के भाव पे होगी मतलब कि फेयर वैल्यू के भाव पे होगी, वो जस्टिफाई भी करना है क्योंकि अकाउंट ओपन नहीं हुआ था पहले, और चेंज भी हमने पीएनएल में ले गए हैं, तो असेट पूरा का पूरा जाएगा 103 से डेबिट होगा, तो 103 से डेबिट होगा टू कैश टू फेयर वैल्यू चेंज। इस तरीके से जो है पर्टिकुलर बात चली और इस तरीके से पर्टिकुलर ये क्वेश्चन ओवर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन में हम बात करें, अगले क्वेश्चन में हम बात करें तो ये आता है 6 का 7th क्वेश्चन। ठीक है, करें 7th क्वेश्चन, 10th और 12th क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन है। अभी पहला क्वेश्चन अपने खत्म किया, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वो अपने खत्म किया। दूसरा, कंपनी ने इन्वेस्ट करा है इक्विटी शेयर ऑफ अनदर एंटिटी। कंपनी ने किधर इन्वेस्टमेंट करा है, इक्विटी शेयर ऑफ अनदर एंटिटी। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, असेट की बात हो गई 15 मार्च को, तो वही 15 मार्च की डेट है हमारी इन्वेस्टमेंट की। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो इंक्लूड ही नहीं करा 10,000 में, तो इन्वेस्टमेंट करा 10,000 का, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया। देखो FVTPL से चल रहा है ना, क्योंकि FVTPL से इसलिए चल रहा है क्योंकि बोल के रखा है, ऊपर से फेयर वैल्यू भी दे के रखी 12,000। अब समझो FVTPL है और ये बोल रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट 200, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो अपनी 200 है वो तो वैसे भी नहीं जाता, असेट में तो ऐड भी नहीं होता, वो तो असेट में ऐड ही नहीं होता, ले देख के क्या होगा वो पीएनएल में जाएगा। FVTPL की बात चली तो पीएनएल में जाएगा। तो सबसे पहले असेट की ट्रेड डेट अकाउंटिंग, और ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट तो बोल नहीं देता, अपना जो नॉर्मल तरीका है ट्रेड डेट हम वही पे उसी पे ही चलते हैं। क्या करेंगे उसमें, टेबल की एंट्री करें ऐसा 15 मार्च को उन्होंने जो है, इधर देखो ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट को अलग अलग भी नहीं बताया। जब हम देखेंगे इससे पहले वाला क्वेश्चन तो उसमें ट्रांजैक्शन डेट और पेमेंट डेट को सेपरेट बोल के रखा था, इसलिए ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट भी हो रहा था। इधर तो कोई ट्रांजैक्शन डेट और पेमेंट डेट है ही नहीं। ठीक है, तो इधर जब कोई ट्रांजैक्शन डेट और पेमेंट डेट नहीं है तो ऐसे कैसे क्या करें, तो ऐसे कैसे सिंपल सी बात है कि जब ट्रांजैक्शन डेट और पेमेंट डेट जो है वो दोनों सेपरेट नहीं है तो डायरेक्ट इसमें ड्यू वाली कोई एंट्री नहीं होगी, डायरेक्ट पेमेंट होगा। तो 15 तारीख को जो है इन्वेस्टमेंट करा है 10,000 का, पॉइंट ये आता है कि पेमेंट तो हम कर दें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को तो 10,000 से डालें, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी पे करना है 400, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है वो हमने उसको पे कर दिया। अब ऐसा है कि हमने पेमेंट तो कर दिया, 31 मार्च को जो है रिवैल्यूएशन भी होगा। अब रिवैल्यूएशन होगा तो हम क्या करेंगे, असेट अकाउंट तो खुल चुका है। ठीक है, अब असेट अकाउंट खुल चुका है तो असेट अकाउंट में ही डेबिट कर दो रिवैल्यूएशन, तो फेयर वैल्यू गेन जो है, अब देखो असेट अकाउंट को फेयर वैल्यू गेन से हमने ठीक है कर दिया, तो वही है जो मैंने बात करी थी, फ्लक्चुएशन दिखाया फिनेंशियल एसेट में, ये फ्लक्चुएशन दिखाया फिनेंशियल एसेट में। ठीक है, और फिर इसको पीएनएल में ट्रांसफर टू पीएनएल, फिर हमने पीएनएल में ट्रांसफर किया, तो फ्लक्चुएशन फिनेंशियल एसेट में दिखाएंगे फेयर वैल्यू गेन से। तो फ्लक्चुएशन दिखाएंगे हम फिनेंशियल एसेट में फेयर वैल्यू गेन, जो भी है इधर फेयर वैल्यू गेन हमने दिखाया और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। ठीक है, ये हमने करा। अब हमको पीएनएल में ट्रांसफ़र करना है, तो पीएनएल में वही है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तो पीएनएल में ट्रांसफ़र करना ही करना है, ये एक्सपेंडिचर है, और फेयर वैल्यू गेन को भी पीएनएल में ट्रांसफ़र करना है, ये हमारी इनकम। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गेन से हम जो है फ्लक्चुएशन दिखाएंगे फिनेंशियल एसेट में। तो हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन डेट सेटलमेंट डेट ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट पेमेंट करना है, तो हमने तो पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद जो चेंज आया, फेयर वैल्यू चेंज बोल सकते हैं या जो भी है फेयर वैल्यू गेन है, हमने उसको जो है
उसको असेट में ही बुक कर लिया। अब असेट में हमने बुक कर लिया फेयर वैल्यू चेंज से, और फेयर वैल्यू चेंज को हम P&L में ले गए, ठीक है। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी हम P&L में ले गए। अब ये FVT OCI से आया है कैलकुलेशन, तो ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये सब स्टडी मैट देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर हमको PM में भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को भी हमको देखना है, राइट। अब जैसे कि कंपनी ने इन्वेस्ट करा इक्विटी शेयर में, अब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा इक्विटी शेयर में, अभी इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर में है ऑफ द अनदर एंटिटी ऑन 15 मार्च। ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे के रखी है, वो इंक्लूड नहीं है, और जो है 31 मार्च की डेट दे के रखी है 12,000। पास करनी जनरल एंट्री, तो हमको जनरल एंट्री पास करनी है। OCI बोल के रखा है, जनरल एंट्री पास करनी है। कोई ड्यू डेट और सेटलमेंट डेट ऐसा कुछ सेपरेटली तो बोला नहीं है, सही है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ड्यू डेट और सेटलमेंट डेट को सेपरेटली नहीं बोला है तो डायरेक्ट हम तो पेमेंट कर दो। भाई देखो 10,000 का है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी अलग से करेंगे। OCI में भी कोई ऐसा सेपरेट ही करना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने किया डेबिट, जो भी 10,000 से, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हमने जो है 10,000 से डेबिट, 200 से हमने डेबिट किया और हमने पेमेंट कर दिया। ये हमने करा और बिल्कुल यही बताया है, पर इन्वेस्टमेंट को उसने 10-200 से बता दिया, जो कि नहीं बताना था, ठीक है। तो ये एक फ्लॉ है, ये फ्लॉ दिख रहा है स्टडी मैट में, ये नहीं करना था। लेट्स सी, देखा जाएगा इसको। अब बात जाती है कि एक फ्लॉ है, लेट अस नोट डाउन दैट। तो इसको नोट डाउन कर लिया है, इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्यों नहीं ले गए, राइट। ये एंट्री क्यों नहीं की। फिर वही बात आती है कि FVT OCI है जो चेंज है, चेंज को तो अब अकाउंट पहले खुल चुका है तो असेट अकाउंट पर डेबिट होगा, और क्रेडिट इनने फेयर वैल्यू चेंज करा, जो भी हमने बात करी थी, फेयर वैल्यू गेन डेबिट क्रेडिट करा, उसको फिर OCI में ट्रांसफ़र करके जो हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, कायदे से ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी OCI में ले जाना था, ठीक है। फिर जो हमारा नेट OCI है, इन्होंने लास्ट में एक एंट्री एडिशनल है कि ये जो OCI है ये फेयर वैल्यू रिजर्व में ले गए। अब यही हमने जो बात करी थी कि OCI बैलेंस तो P&L में जाएगा, पर फेयर वैल्यू रिजर्व बोला है, एक इलस्ट्रेशन में आया था, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है, ओके, मिल गया आपको। आती बात इलस्ट्रेशन नंबर 9 की। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या है, फिनेंशियल एसेट अकाउंटेड एज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। इसमें ये है कि सही तो ये हो गया है कि इसमें रिवैल्यूएशन कुछ भी नहीं रहेगा, बुक करो, पे करो, ख़त्म। और जो हमने बात करी थी एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो है वो भी हमने बोला था कि वो असेट का पार्ट होता है, कोई उसमें वो भी कोई P&L और OCI में जाता नहीं है। तो इसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन की कोई बात नहीं है, बहुत इजी क्लियर कट है इसमें, ठीक है। तो कंपनी ने लैंड किया 100 लाख टू अनदर कंपनी, तो 100 लाख को लैंड करा 12% पर एनम पे, और इंटरेस्ट ऑन 1/15, 40,000 इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, 5 साल का लोन है, इंटरेस्ट एनुअली चार्ज होगा, फेयर वैल्यू ऑफ लोन 99,40,000 है। अब 99,40,000 कैसे आया, 100 लाख में से 1 लाख माइनस करके जो है इन्होंने क्या किया, 40,000 ऐड करा, ठीक है, जो भी निकाला इन्होंने फेयर वैल्यू ऑफ लोन निकाला। जनरल एंट्री अब पास करनी है, क्या करें भैया, अमोर्टाइज कॉस्ट है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू तो देखो, अब कायदे से क्वेश्चन में किसी समझ में आया कि अमोर्टाइज कॉस्ट है कि नहीं। अब देखो इधर दे के रखा हुआ था तो ठीक है, समझ में आ रहा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, लोन टेन्योर है 5 साल का, फेयर वैल्यू ऑफ लोन दे के रखा है 99,40,000, वो पास करनी नेसेसरी जनरल एंट्री। अमोर्टाइज लोन में एक ये रहता है कि आपने लैंड किया है 100 लाख, तो बुक करो, जैसे असेट बुक करते वैसे ये बुक करो। तो लैंड हमारी लाइबिलिटी है, और लोन अकाउंट, सॉरी हमने लैंड करा है, कंपनी ने लैंड किया है ना, तो ठीक है, बुक करा, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लोन कर दिया। और फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है भैया, वो भी आएगा असेट में, तो वो भी ऐड होगा। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है जो डॉक्यूमेंटेशन का, वो भी ऐड होगा। तो इन्होंने यही करा कि पहले तो पे कर दिया, ठीक है, पे करा और बात की फिर असेट में जोड़ दिया, क्योंकि भैया वो भी लेना ही है।
ठीक है, तो लोन में वो ऐड कर दिया। तो एक तरीके से जो है आपने पे करा फिर उसको बुक कर दिया, ठीक है। तो लोन अकाउंट है, बुक करा हमने। अमोर्टाइज कॉस्ट का ये इजी है कि आपने जो जैसे ही ट्रांजेक्शन है जो भी है आपने उसको बुक करा, रिवैल्यूएशन का कोई डफड़ा नहीं है। एक्सपेंडिचर की हमने जो बात करी थी कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर जो है वो असेट का पार्ट होता है, हमने पढ़ा था, लाइबिलिटी का पार्ट होता है। इधर असेट था, एक्सपेंडिचर एसेट का पार्ट है। पहले आप पे कर दोगे, ठीक है, पे करो और फिर उसको जो है असेट का पार्ट बना दो, ओके। तो ये तो नॉमिनल अकाउंट का तो यही है, नॉमिनल अमाउंट का तो यही है कि पहले आप असेट में इसका ट्रीटमेंट दे दो या जो भी है। एक ट्रीटमेंट आपका जो है, आप नॉमिनल अमाउंट है आपने उसको पे कर दिया और आपने उसको असेट में जोड़ दिया, या आपने लाइबिलिटीज़ में दिखा दिया, पीएनएल में दिखा दिया, वो फ़र्क है ना। तो आपको दो ट्रीटमेंट तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये हमने ख़त्म किया, ठीक है। ये अमोर्टाइज कॉस्ट में था, ईजी था कि आपने पहले पेमेंट किया लोन अमोर्टाइजेशन कॉस्ट का, और फिर हमने इसको लोन प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस को जो है हमने इसको लोन अमोर्टाइजेशन कॉस्ट का, लोन प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस का आपने पेमेंट किया, फिर उसको कॉस्ट से जोड़ दिया। चलो ये हो गया हमारा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 कुछ इसकी बात कर रहे हैं क्या? ओके, एक मिनट, पहले इस पर सबको टिक मार्क कर देते हैं जो हमने पढ़ा। इलस्ट्रेशन 7, 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन तो हमने इधर ही कर लिया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है क्या, देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। कुछ क्वेश्चन है क्या? फाइनेंशियल एसेट, ओके। तो हम पीएम में आ गए, पीएम का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन पीएम में भी है, वो भी हम उसको ओवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। 30 मार्च को 2017 को एंटिटी एंटर हुआ एग्रीमेंट में कि चलो फाइनेंशियल एसेट परचेस करते हैं 1000 की, विच इज एट फेयर वैल्यू ऑन डेट डेट। बैलेंस शीट डेट है और सेटलमेंट डेट है। बैलेंस शीट डेट पे फेयर वैल्यू 1020 है, सेटलमेंट डेट पे 1030 है, तो ठीक है 20-30 रुपये से बढ़ा है। जनरल एंट्री पास करनी है ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट की, अमोर्टाइज कॉस्ट पे और पीएनएल पे और ओसीआई एफसीपी ओसीआई। तो सबसे पहले अमोर्टाइजेशन का मेथड है, तो अमोर्टाइजेशन का मेथड हम पहले देख लेते हैं। तो अमोर्टाइजेशन मेथड में क्या बोलते हैं, अपन ने क्या पढ़ा था कि ट्रांजेक्शन डेट पे भैया, ट्रेड डेट पे जो है, ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट अलग है, क्योंकि इसमें एंटर इनटू एग्रीमेंट सबसे पहले तो ये ट्रेड डेट हो गया और सेटलमेंट डेट तो दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंट डेट है बुक करते। चलो असेट को पहले बुक करते, ठीक है, और रिवैल्यूएशन का तो कोई काम ही नहीं है, और जो है बाद में पेमेंट कर देंगे। तो ये हमारा ट्रेड डेट अकाउंटिंग में। ट्रेड डेट अकाउंटिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले फिनेंशियल एसेट टू पेबल, कोई एंट्री नहीं है उसके बाद, और जो पेबल टू कैश हो जाएगा। पर रही बात आती है जब सेटलमेंट डेट पे, तो सेटलमेंट डेट पे तो फिनेंशियल एसेट डायरेक्ट सेटलमेंट डेट पे ही बनता है। तो फिनेंशियल एसेट डेबिट टू कैश डायरेक्ट एंट्री होगी 1000 की। ये अमोर्टाइज वाला ईजी क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं। 20 रुपये और 30 रुपये से बड़ा है, ठीक है ना, वो आप एक बार याद रखना ताकि बाबा क्वेश्चन रेफर करने में नहीं आए। चलो FVTPL ट्रेड डेट अकाउंटिंग क्या होगा, सबसे पहले तो फिनेंशियल एसेट जो है उसको पेबल कर देंगे, फिर फिनेंशियल एसेट टू पेबल और पेबल टू कैश हो जाएगा, वो तो एंड में हो गई होगा। बीच में इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया रिवैल्यूएशन होगा, रिवैल्यूएशन होगा तो असेट का अकाउंट पहले से ही, असेट का अकाउंट जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। असेट का अकाउंट खुला हुआ है तो हम देखें, तो असेट का अकाउंट सिंस खुला हुआ है तो हमने क्या किया, हमने असेट अकाउंट में ही रिवैल्यूएशन चढ़ा दिया। तो असेट अकाउंट देखो अब क्या है कि फिनेंशियल असेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन गेन टू पीएनएल, ये कर सकते थे, ठीक है, बुक कर लेते इधर भी। तो ये जो है हमने क्या किया कि फिनेंशियल एसेट को रिवैल्यूएशन गेन में ले गए, कहा जैसे यही होना चाहिए रिवैल्यूएशन गेन टू पीएनएल, ठीक है। तो जो भी है ये दो एंट्रीज हमने ऐसे पास करनी है, ठीक है। तो फिनेंशियल एसेट टू पीएनएल और फिनेंशियल एसेट टू पीएनएल, या तो हम बोल सकते हैं फिनेंशियल एसेट टू रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन गेन टू पीएनएल, और रिवैल्यूएशन गेन को पीएनएल में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये दो एंट्री सेपरेट है, ये करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। ये हो गई हमारी ट्रेड डेट अकाउंटिंग। जब आती बात सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग की, तब क्या करें, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग की तो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि यार देखो एग्रीमेंट में तो कोई एंट्री होगी नहीं, चेंज की एंट्री कर लो, ठीक है, सेटलमेंट डेट है, चेंज की एंट्री कर लो, तो वही है फेयर वैल्यू चेंज। फेयर वैल्यू चेंज को क्या, रिवैल्यूएशन गेन में रिवैल्यूएशन गेन टू पीएनएल, तो फेयर वैल्यू गेन को पीएनएल में ले गए।
अब जब आपने असेट का अकाउंट ही नहीं खोला तो डायरेक्ट, और आपने फेयर वैल्यू चेंज भी आप फिर असेट में कैसे ले जाओगे? डायरेक्ट का डायरेक्ट आप सेटलमेंट डेट पे ही असेट का अकाउंट ओपन करो, तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश टू फेयर वैल्यू चेंज। यही OCI में है कि ट्रेड डेट अकाउंटिंग में तो भैया ठीक है, फिनेंशियल असेट टू पेबल, पेबल टू कैश, ये तो है ही, पेबल टू कैश हो गया। अब क्या करें? बीच में रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन है, असेट अकाउंट खुला हुआ है, असेट अकाउंट डेबिट टू OCI, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने जो है जब रिवैल्यूएशन करना है तब तक बढ़ाओ। फिर सेटलमेंट डेट पे क्या होता है? सेटलमेंट डेट पे वही फेयर वैल्यू चेंज को OCI पे ले जाओ, फेयर वैल्यू चेंज को OCI में ले जाओ जब भी रिवैल्यूएशन हुआ, जब भी चेंजेस हुए। और फिर सेटलमेंट डेट मतलब आखिरी में क्या करना है आपको? आखिरी में आपको ये करना है कि जो भी आपका फेयर वैल्यू बोल सकते हैं कि जो भी आपका जो है असेट अपन आप खोलेंगे, तो असेट खोलेंगे तो अपन वही है कि 1030 से खोला, और 1030 से खोला है तो कैश 1000 है और फेयर वैल्यू चेंज 30 है। इस तरीके से हमने जो इलस्ट्रेशन 9 ओवर किया। अब आती बात इलस्ट्रेशन नंबर 10 की। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा है इक्विटी शेयर में, ठीक है, ऑफ द अनदर एंटिटी 15 मार्च को। ये सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ, सेम डिक्टो क्वेश्चन, डिक्टो टाइप का क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट करा है इक्विटी शेयर में ऑफ अनदर एंटिटी 15 मार्च 20,000 इन्वेस्टमेंट करा है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 400 है। तो अब देखो थोड़ा सा देखो क्या लिखा हुआ है, फिनेंशियल एसेट इज अकाउंटेड एज FETPL। FETPL में है तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रही है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट से इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही नहीं होगा। ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट ऐसा अलग अलग करके भी नहीं दे के रखा है, तो डायरेक्ट कैश में इसकी एंट्री कर दो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बात आती है कि 31 मार्च को रिवैल्यूएशन भी तो हुआ है, और देखो सिंपल सी बात है, फेयर वैल्यू पे फेयर वैल्यू टू थ्रू P&L है तो रिवैल्यूएशन होगा, असेट का रिवैल्यूएशन करो, तो असेट का रिवैल्यूएशन करो तो वही है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन किया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन किया, जो भी हम कर रहे थे कि फेयर वैल्यू गेन लिखो या रिवैल्यूएशन गेन लिखो, जो भी है, जैसे इधर हमने रिवैल्यूएशन गेन करने का बोला था ना, तो वही फेयर वैल्यू गेन जो भी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन। देखो इधर ड्यू की एंट्री करी और देखो ड्यू की एंट्री को आप ले भी जा रहे हो P&L में, ये P&L में ले गए, और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 400 का वही P&L में जा रहा है, ये हो गई एंट्री। इधर ड्यू की एंट्री करी पर उधर डायरेक्ट P&L में ले जा रहे थे। OCI की बात आती है, OCI में अगला क्वेश्चन वही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 15 को 50,000 का, ट्रांजेक्शन 1,000 है, तो कायदे से वही हो जाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, ट्रांजेक्शन कॉस्ट डेबिट 1000 टू बैंक। पर इधर भी वो स्टडी मटेरियल जैसी गड़बड़ नहीं हो जाए कि इन्वेस्टमेंट को पूरा अकाउंट पे ही बुक कर लिया, और देखो इन्वेस्टमेंट इधर उन्होंने अकाउंट पे बुक कर लिया, ये तो डाउट है ही। फिर जब रिवैल्यूएशन होगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन, वो फेयर वैल्यू गेन क्योंकि बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट, और बढ़ने के बाद जो है जो P&L में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिसको अपन OCI बोलेंगे, तो फेयर वैल्यू गेन हुआ, उसको हमने OCI में ट्रांसफ़र किया। और फिर एक नई एंट्री होती है इसमें कि यार OCI में के बाद जो है इसको फेयर वैल्यू रिजर्व में भी तो ले जाना है हमको। ये जो हमने बात करी है कि हमको OCI को फेयर वैल्यू रिजर्व में ले जाना पड़ता है, ठीक है। OCI को, ठीक है, OCI का बैलेंस P&L में जाता है, पर इसको फेयर वैल्यू रिजर्व बोला है, ठीक है, फेयर वैल्यू रिजर्व बोला है। इलस्ट्रेशंस में फेयर वैल्यू रिजर्व ही बोलते हैं, ठीक है। OCI का बैलेंस फेयर वैल्यू रिजर्व में चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आती है इलस्ट्रेशन नंबर 12 की, आखिरी क्वेश्चन है। तो कंपनी ने लैंड किया है 10 लाख अनादर कंपनी को, ये क्या बोल दिया मैंने, रुको, कंपनी ने लैंड किया है 10 लाख अनादर कंपनी को 12% से, इंटरेस्ट है 1/4/2017 का 12% के भाव पे, 400 इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। अब सिंपल सी बात है यार, देखो आप लोन दे रहे हो, लोन आपकी एसेट हो गई, आप किसी दूसरी कंपनी को दे रहे हो, लोन टू बैंक हो जाएगा, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन डेट और सेटलमेंट डेट अलग अलग नहीं है, लोन टू बैंक हो गया, ठीक है। अब बात ये है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो सिंपल सी बात है, आप उस समय जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करके जो है आपने इसे डिवैल्यूएशन तो होने से रहा, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप लोन में चढ़ा दो, क्योंकि अपन नहीं पढ़ा था ना कि एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ द एसेट, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है लोन प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस है उसको लोन में चढ़ा दिया। तो जब पे करना था तब पे करा, और लोन प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस को लोन में चढ़ा दिया। तो इस तरीके से जो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी ओवर हुआ, टिक मार्क कर देते इलस्ट्रेशन नंबर 12 में भी, इलस्ट्रेशन नंबर 11 में भी, 10 में भी। 3 क्वेश्चन ये हो गए, फिर हमारा 4 क्वेश्चन इधर से हो गए, 3 क्वेश्चन उधर से हो गए, 7 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने ओवर किया। 13 हमने पढ़ लिया है, 14 है कुछ समझने लायक, वो हम
एक्स्ट्रा जो एक नया टॉपिक आएगा, एक नया वीडियो आएगा, उसमें हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन है फर्स्ट 7। सो अब ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो स्टाफ वेलफेयर ऐसे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, सो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।